Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सेकंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड थर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लास्ट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जुडिक्शन। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? The International Criminal Court is an independent judicial body with the jurisdiction over persons charged with the genocides, crimes against the humanity and war crimes। यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसके पास जीनोसाइड यानी जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के आरोपी वाले व्यक्तियों पर इसके अधिकार क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी राजनीतिक नेताओं को न्याय कराने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। 1937 में जिनेवा कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कार्यों की कोशिश करने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना का पहला कदम था। यह 13 राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन कोई भी पुष्टि नहीं की गई और ना ही इसे लागू किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संबंधित शक्तियों यानी मित्र राष्ट्रों ने दूरी राष्ट्रों के जो लीडर्स है जिनका वॉर के दौरान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए 2 ट्रिब्यूनल की स्थापना की। न्यूरेमबर्ग में बैठे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य ट्रिब्यूनल जर्मन नेताओं पर मुकदमा चलाया और टोक्यो में जापानी नेताओं पर मुकदमा चलाया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस तरह के अत्याचारों से निपटने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत की आवश्यकता को पहचाना। अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 1998 में रोम में एक सम्मेलन बुलाया जिसका उद्देश्य अदालत की कानून के रूप में संधि को अंतिम रूप देना था। 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संधि को 120 7 मतों के साथ अपनाया गया, जिसमें 21 देशों शामिल थे। संधि के जो खिलाफ मतदान करने वाले जो राष्ट्र थे वो 7 देश थे, जिनमें चीन, इराक, इजराइल, लीबिया, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन थे। 60 अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन के बाद रोम कानून 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय औपचारिक फॉर्मली रूप से स्थापित हो गया। इसके अलावा 2002 में चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लेने से इनकार कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से अपने सैनिकों को वापस लेने की धमकी भी दी थी, जब तक कि उसके नागरिक को आईसीसी द्वारा प्रोसिक्यूट यानी अभियोग से छूट नहीं दी गई थी। फिर भी इससे पहले 5 साल के भीतर 100 से अधिक देशों ने इस संधि की पुष्टि की थी। सभी सदस्य देशों को राज्य जो पार्टी है वो इसकी जो लेजिस्लेचर है उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो आईसीसी की गतिविधियों की देखरेख करता है। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यह यूनाइटेड नेशन का पार्ट है या नहीं है। 17 जुलाई 1998 को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र राजनयिक सम्मेलन द्वारा अपनाई गई रोम संधि द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया है। 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो हैग में है, नीदरलैंड। इसके जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो 6 है, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी, चाइनीज़, रशियन एंड स्पेनिश। और इसका जो वर्किंग लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। 900 से अधिक कर्मचारी सदस्य लगभग 100 राज्यों से है, यानी 100 कंट्री से है। 2020 का जो बजट का जो एस्टीमेट है
149,205,600 यूरो है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट है या नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। कोर्ट की स्थापना रोम संधि द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के भीतर इस संधि पर बातचीत की गई थी। हालांकि इसने संयुक्त राष्ट्र से अलग एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय बनाया। कानून के तहत अनुच्छेद 2 में यूएन के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के संबंधों के लिए प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट संबंध समझौता दोनों संगठनों के बीच सहयोग को नियंत्रित करता है। असेंबली रेजोल्यूशन 58 एंड 318 ने संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच संबंध समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हर वर्ष एनुअल रिपोर्ट यूएनओ को सबमिट करवाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक प्रेसिडेंट और 2 अन्य वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 6 फरवरी 2018 को कोर्ट ने न्यायाधीश अब्दुल कवी अहमद यूसुफ, जो कि सोमालिया से है, को प्रेसिडेंट और एक्सयू हनकिन को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, जो कि चीन से है। प्रेसिडेंसी न्यायालय की सभी बैठकों में अध्यक्षता करता है। वो अपने काम का निर्देशन करती है और अपने प्रशासन का निरीक्षण करती है। एक बजटीय और प्रशासनिक समिति और विभिन्न अन्य समिति की सहायता से, जो कि न्यायालय के सभी सदस्य होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को उसकी अनुपस्थिति में उसकी कर्तव्यों को निभाने में असमर्थता की स्थिति में या प्रेसिडेंट पद पर वैकेंट की स्थिति में बदलता है। ऐसा करने के लिए उसे दैनिक भत्ता मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में ये भूमिका वरिष्ठ न्यायाधीश के पास आती है। न्यायिक विचार विमर्श के दौरान प्रेसिडेंट के पास वोटों का समान रूप से टाई अप की स्थिति में एक वोट होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हर 3 साल में गुप्त मतदान द्वारा न्यायालय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव उसी तारीख को आयोजित किया जाता है जिस दिन त्रिवार्षिक चुनाव में चुने गए न्यायालय के सदस्य अपने पद या उसके कुछ समय बाद शुरू करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट बनने के लिए यहाँ पर मेजॉरिटी बहुत ज़रूरी है, किंतु यहाँ पर राष्ट्रीयता की जो शर्तें हैं वो लागू नहीं होती है। यानी कोई भी जो जज है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे वो भारत का क्यों ना हो, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है और साथ ही साथ वो दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने जा सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें मंथली सैलरी के अलावा एनुअल पूरक भत्ते के तौर पे 15,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से विवादों के निपटान में सहायता के लिए महासचिव का ट्रस्ट फंड है। 1989 में राज्यों को अपने विवादों को अदालत में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कुछ कंडीशन में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित किया है। आज ये कोष एक विवाद प्रस्तुत करने के इच्छुक सभी राज्यों के लिए खुला है। कंडीशन ये है कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रश्न में नहीं है या नहीं है। निधि का एक और उद्देश्य राज्यों को न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन के लिए विवाद में मदद करना है। द आईसीसी जडिक्शन न्यायालय उस स्थिति में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जहां पर जेनोसाइड्स, मानवता के खिलाफ अपराध या युद्ध अपराध 1 जुलाई 2002 या उसके बाद किए गए थे और अपराध एक राज्य पार्टी के राष्ट्रीय द्वारा या एक राज्य पार्टी के क्षेत्र में या एक से ऐसे राज्य में किए गए थे जिसने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रोसिक्यूटर यानी इल्ज़ाम को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 7 के तहत दिए गए एक संकल्प के अनुसार अपराधों को रेफरेंस्ड यानी संदर्भित किया गया था। द क्राइम ऑफ जेनोसाइड सबसे पहले नरसंहार के अपराध को अपने सदस्यों को मारकर या
अन्य तरीके से एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के लिए विशेष इरादे की विशेषता है। समूह के सदस्यों को सीरियस फिजिकल या मानसिक नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर या पूरी तरह या आंशिक रूप से अपने भौतिक विनाश के बारे में गणना करने के लिए गणना की गई, और समूह जीवन की स्थितियों पर समूह के भीतर जन्म को रोकने के इरादे से उपाय लागू करना या समूह के बच्चों को जबरन दूसरे समूह में स्थानांतरित करना आदि जो भी केसेस है, यह फर्स्ट जुरिडिक्शन में आता है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। नेक्स्ट, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चला सकता है जो किसी भी नागरिक आबादी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले के हिस्से के रूप में गंभीर उल्लंघन है। रोम संधि में जो सूचीबद्ध यानी लिस्टेड मानवता के खिलाफ अपराधों के 15 रूपों में हत्या, बलात्कार, कारावास, गायब होना, दास्ता, विशेष रूप से महिला और बच्चों के यौन उत्पीड़न, यातना यानी टॉर्चर, रंगभेद और निर्वासन जैसे अपराध शामिल है। थर्ड है वॉर क्राइम्स। तीसरा जो है वॉर क्राइम, यह युद्ध अपराध जो सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में जिनेवा सम्मेलनों के गंभीर उल्लंघन है, और उदाहरण के लिए बाल सैनिकों का उपयोग, नागरिकों या युद्ध के कैदियों जैसे व्यक्तियों की हत्या या टॉर्चर, जान अस्पतालों, ऐतिहासिक स्मारकों या धर्म, शिक्षा, कला, विज्ञान या धर्मांत उद्देश्यों के लिए समर्पित इमारतों के खिलाफ हमला का निर्देशन आदि, ये जो भी मामले हैं ये वार क्राइम्स के अंतर्गत आईसीसी में आते हैं। लास्ट है क्राइम ऑफ एग्रेशन। अंत में आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाला चौथा अपराध आक्रामकता का अपराध है। ये एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों की संप्रभुता, अखंडता या स्वतंत्रता के खिलाफ सशस्त्र बल का उपयोग है। इस अपराध की परिभाषा 2010 में युगांडा के कंपाला में कानून के पहले समीक्षा सम्मेलन में रोम संधि के संशोधन के माध्यम से अपनाई गई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में किए गए कार्यों का ब्यौरा अपने साइट पे दिया है, जो कि इस प्रकार से है। इस प्रकार न्यायालय के सामने अब तक 27 मामले आ चुके हैं। कुछ मामलों में एक से अधिक सस्पेक्ट्स हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों ने 34 गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। राज्यों के सहयोग के लिए 16 लोगों को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हिरासत केंद्र में ले लिया है और अदालत में पेश किया गया है। 15 लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। उनकी मौत के कारण 3 लोगों के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जजों ने पेश होने के लिए 3 समन जारी किए हैं। न्यायाधीशों ने 8 दोषी और 4 बरी किए गए हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो लेक्चर है यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.